स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं पीपी तिवारी आपकी एनसीईआरटी की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एनसीईआरटी 11 के बारे में देखते हैं, जिसमें आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि लेसन 2 पर देखेंगे। अध्याय 2 के बारे में देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का बेस जो है वह बेहतरीन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा जो है मिलते हैं, और जैसा कि कन्फ्यूजन जहाँ रहता है वो एनसीईआरटी से ही क्लियर किया जाता है। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लास पर ही चलेंगे। और जैसा कि लेसन 2 है और एनसीईआरटी 11 है, 11 कक्षा 11 की है, और इसमें कला के बारे में 11 और 12 से ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही जो है आपका विशेष होता है। तो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास पर आज सिंधु घाटी की सभ्यता पर चलेंगे। सिंधु घाटी की कला यानी कि जो मिला गया था उसी पर हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 2 सिंधु घाटी की कलाएं क्या है, सिंधु घाटी की कलाएं हम लोगों ने चैप्टर खोल लिया है। ये आपको एक मोहर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो मोहरें आपके जो है देखें तो वर्गाकार में होती। ये भी जो है वर्गाकार मोहर है। कैसी है तो वर्गाकार मोहरें होती थी जो है, और 2.8 की ये आकार एक सार्वभौम आकार था जिसमें मिलता रहता था जो है। और बाकी जो ये पशु जो दिख रहा है इस मोहरों पर, इसे यूनिकॉर्न कहते थे। क्या कहते थे तो यूनिकॉर्न इस पशु का नाम था। यूनिकॉर्न जो है यह पशु था। और यूनिकॉर्न पर एक सिंगी बैल था। इसे एक सिंगी पशु कहा जाता था, एक सिंग वाला पशु जो है कहा जाता था। लिखी हुई सभ्यताओं में देखते हैं यू आकार यानी कि मछली की आकृतियाँ ज़्यादातर मिलती हैं। जैसे यू आकार की आकृति ज़्यादातर मिली है सिक्कों पर जो है। तो और सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं उनमें अगर देखा तो सिलखड़ी के सिक्के मिलते थे, और यह जो है ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होते थे जो है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास पर आते हैं जो है। तो सिंधु घाटी की सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी यानी तीसरी सहस्राब्दी का मतलब 3000 ईसा पूर्व की घटनाएं थी जो है, उत्तरार्ध में था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां आज शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, जो क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मृद मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के 2 नगर थे जो है, जिनमें इन्हें जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता था। और ये खासकर जो है वहाँ के मेन स्थल थे, और आगे इनके बारे में देखेंगे। तो जब मैंने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाया था आपको, तो इस पर विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने पढ़ा था जो है। तो वहाँ पर अपनी क्लास को चेक कर सकते हैं, और आप इसके संपूर्ण नोट्स भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। तो 2 नगर थे जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे जो है। हड़प्पा उत्तर में था और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर योजन की कला की प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी जो है अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें कला की वस्तुओं के नमूने मिलते हैं, जिनके नाम लोथल और धौलावीरा हैं। राखी गढ़ी हरियाणा है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। तो पत्थर की मूर्तियों में अगर देखें तो वहाँ की जो बनाई गई हड़प्पा की पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनमें कि हड़प्पा स्थलों में पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या उससे बनाई गई हों, लेकिन ये मूर्तियाँ कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखें तो भले ही पत्थर या कांसे या मिट्टी की बनी हों, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी
वस्तुएं बनाने के उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण ये है कि जिसमें कि जो है ज्यामितीय विधि में बनाया गया था, और जो कि त्रिआयामी अगर बनाया जाए तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी ये शामिल होती थी जो है। तो हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ बनाने की एक विशेषता क्या थी? त्रिआयामी थी जो है, अर्थात लंबाई लंबाई और चौड़ाई तो थी ही, साथ साथ उसमें गहराई भी जो है थी, अर्थात वह ठोस होती थी जो है बनने की। उसके द्वारा पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित हैं, जिनमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है। दूसरी जो मूर्ति है वह दाढ़ी वाले पुरुष की आवाज मूर्ति है, जो सेलखड़ी की बनी है। तो ये सेलखड़ी की बनी हुई मूर्ति है, और एक लाल चूना पत्थर का धड़ मिला है, और दूसरी जो है पुरुष का धड़ है जो चूना पत्थर में है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की, जो ये दाढ़ी वाली है, ये सेलखड़ी की बनी हुई मूर्ति है। तो ये सेलखड़ी की किसकी जो है, तो ये देख सकते हैं, ये सेलखड़ी की है, इसलिए इसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है, इसलिए नरम होती हैं, ये टूट जाती हैं। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, इसी को की बात की जा रही है। इस आवाक्ष मूर्ति को साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। साल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। साल त्रिपुलिया नमूनों से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यानावस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच छेद है। बालों के बीच मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है, एक और सिर के चारों ओर सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है। कांसे की, आज भी देश के कई भागों में कांसे की ढलाई की इस तकनीक से इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा चली आ रही है। कांसे की ढलाई जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो बहुत से सेलखड़ी की तो बनती ही थी जो है, या मिट्टी की भी बनती थी, लेकिन कांस्य सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था, तो यहाँ पर कांसे की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई के बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी, जिसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी खाली सांचों में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वो ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्य और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति जो है, यह सर्वोत्तम नमूना में माना जाता है। जो कांस्य जो है, ये लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांस्य की बुनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस, बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार कमतर नहीं कहा जा सकता। तो ये मूर्तियां थी जिनके बारे में आपको देखिए, मिट्टी से बनी आकृति की मूर्ति यह बनी हुई है। मिड़ मूर्तियां जो है, अगर देखें तो मिड़ मूर्तियों को टेराकोटा भी कहते हैं। टेराकोटा में सभ्यता के लोग सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता की मूर्तियों में मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुष भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गुथे हुए कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगें चौड़ी छोटी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हैं। ठीक ऐसी मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी
है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ भी, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने वाले पासे, गिट्टियाँ, चक्रियाँ, डिस्क भी मिली हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, इसे छकड़ा गाड़ी भी कहते हैं। यह जो है क्या जो है, तो इसी को छकड़ा गाड़ी भी कहते हैं, यानी कि पहिएदार गाड़ी भी यह है जो है, पहिएदार गाड़ी है। ये मूर्तियां हैं, जब आप कभी टेराकोटा के खिलौने की मूर्तियां हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये सभी जो है छोटे छोटे खिलौने भी वहाँ के मिले हैं जो है। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे देख सकते हैं। मोहरें देख सकते हैं कि मोहरें की और मुद्राएं जो वहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी वो देखते हैं। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं, जो आमतौर पर सिलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था, व्यापारिक के रूप में था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2:2 की यह मानक मुद्रा इंच की वर्गाकार पटिया होती थी जो आमतौर पर सिलखड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसीलिए इसे अगर पढ़ी नहीं जा सकी, इसे जो है इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और ये चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक थी जो है। और मुद्रा का मानक जो था 2:2 की वर्गाकार पटिया होती थी मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे इत्यादि दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी पाई गई हैं। अब देखिए, दैत्याकार जानवर बनाए गए थे। ऐसा कि जानवरों की जो आकृतियां थी वो बड़ी विशाल और दैत्याकार होती थी। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपत मुद्रा कहा जाता है। आकार जो है 1.2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पलथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। ये सिंघे की मुहर है जो है दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी, ये इंपॉर्टेंट है जो है, आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी, दाहिनी ओर हाथी देखिए, जैसे कि एक हाथी का चित्र है। एक बाघ यानी कि शेर है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे दो बारह सिंह हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं। ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतह पर मानव और पशु आकृतियां उत्कीर्ण। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां, टैबलेट पाई गई हैं, जिनकी एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख हैं। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती हैं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। इस पशुवत की यही मुहर की चर्चा है जिसके बारे में किया जा रहा है। ये पलथी मारकर बैठा हुआ इंसान है और इसके इधर दाईं और बाईं तरफ दोनों चीज़ें आपको पशुओं की दिखाई गई हैं
आगे हम लोग देखते हैं इतने मृदभांड। यहाँ पर जो है इस पुरातन स्थलों की बड़ी संख्या में मृदभांडों, मिट्टी के बर्तन की शक्ल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विषय का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तनों मिट्टी के बर्तनों की खूबसूरत उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों और विषयों का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, अर्थात उसमें जो बनाए गए चाक थे वो कुम्हार की चाक यानी कि चाक की खोज हो चुके थे नवपाषाण काल में, और उन्हीं चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद और पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो लाल आकृतियाँ हैं, काली हैं और हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है और कभी कभार सफ़ेद, यानी कुल 4 रंगों का प्रयोग इसमें ज़्यादातर किया गया है, जिसमें लाल, काला, हरा और सफ़ेद का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो लाल, काला तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हैं। तो लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं, यानी कि बर्तनों में कुछ न कुछ आकृतियाँ बनी हैं और उन बर्तनों में मोड़ सुंदर पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। मिट्टी के बर्तनों की आकृतियाँ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ आभूषण के बारे में देखते हैं तो सिंधु सभ्यता के आभूषण क्या हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियाँ अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। बहुमूल्य धातुओं तक तो होते ही थे, रत्नों से जड़े होते थे, लेकिन हड्डियों के भी होते थे और पकी हुई मिट्टियों के भी जो है बने होते थे। गले में के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, पर करधनियाँ, बूंदे, कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती थीं। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीश आभूषण, लटकने, बटने और सेलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को धुंधर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान समाधान पाया गया है जहां 100 को गहनों के साथ दफनाया गया है। कहाँ का है तो ये हरियाणा का जो है फरमाना पुरास्थल है पर एक कब्रिस्तान यानी समाधान पाया गया है जहां 100 को गहनों के साथ दफनाया गया है। चहुदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। जो है मनके कार्नेलियन, जामुनी, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि
आदि के बने होते थे। इनके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं और शंख, सीपियाँ और पक्की मिट्टी के भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा, बेलनाकार, गोल या ढोलकाकार होता था, तो कोई कई खंडों में विभाजित विभाजित कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन दोनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी बहुत प्रचलित थी। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियाँ धोती, शाल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शाल दाएं कंधे के नीचे ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आभूषण होते थे, उनमें आभूषण में सीप है, मोती है और गले में पहनने के लिए जो है अलग अलग पत्थरों से बनाए जाते थे। और ये सभी चीज़ें जो है बनाए गए थे जो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग आभूषण थे जो है। आगे चलते हैं। मोती एवं आभूषण के बने हुए थे जो है। पुरातत्व खोजों में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूंछ रखते थे। स्त्रियों सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली आदि का प्रयोग करती थीं और चेहरे पर लेप लगाती थीं। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि निर्माण में पत्थरों का प्रयोग करते थे जो है। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। तो टेराकोटा यानी कि मिट्टी के खिलौने प्रमुख हैं। ये बातें जो है इम्पॉर्टेंट है, इसी की बातें की जा रही हैं। ये अभ्यास प्रश्न है, न्यायोचित ठहराएं। हड़प्पाई मूर्ति जो है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो जो है अब यहाँ पर हम लोग नर्तकी की मूर्ति के बारे में देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अब पूछी जाती है। नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्तम कृष्ट, एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है। यह कांस्य प्रतिमा है, यही किसी की बात की जाए, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच यानी कि 4 इंच मानी जाती है, लगभग में है, यानी कि इसकी 10.5 इंच मानी जाती है। सेंटीमीटर जो है सीएम के रूप में इसकी ऊंचाई मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का उत्तम उदाहरण है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला है दिखाया गया है। वो लगभग निर्वस्त्र है। उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुथे हुए हैं। उसकी बाईं भुजा की बातें की जा रही। यह इसकी जो है बाईं भुजा है, यानी कि यह है बाईं भुजा है। हमेशा इसी में कन्फ्यूजन होता है किस भुजा में वह जो है कंगन पहने हुए है। बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपर भाग में बाजूबंद, जैसे ये बाजूबंद है, ये दायां भाग है यानी कि दायां है, और ये बाईं भुजा है। तो बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। कौड़ियों से बना एक हार उसके गले में है। यहाँ पर देख सकते हैं कौड़ियों से बना हुआ और उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य मुद्रा में उसके घुटनों से कुछ ऊपर बाईं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से उत्प्रोत है, हमें बहुत कुछ कह रही है। वृषभ प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है।
वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। तो ये वृषभ की मूर्ति है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वृषभ की मूर्ति है और इसमें जो है और वृषभ की मूर्ति जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है वृषभ की जो है यह कांस्य में है। ध्यान रखिएगा, कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है और मोहनजोदड़ो से पाई गई है। भारी भरकम वृषभ की आक्रामक मुद्रा में है और ये चार्जिंग बाइसन है जो है, समझिए कि विशेष रूप से पाई गई है और सिर दाईं ओर घुमाए हुए है, उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से वृषभ की मूर्ति मिली है, बहुत जो है ये इम्पोर्टेंट, और वो भी कांसे में बनाई गई है। तो कांसे में नर्तकी भी है और कांसे में वृषभ भी है। नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से मिली है और भैंसा भी, वृषभ भी यानी कि मिला हुआ है जो है कांसे में ही है, मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। तो ये वृषभ है। इसके बारे में पुरुष धड़ की बातें करते हैं, जो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की मूर्ति लाल बलुआ पत्थर पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह पुरुष धड़, यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझ कर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। चित्रित मृदभांड की बातें क्या कर लेते हैं, तो चित्रित मृदभांड जो है यह मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने बड़ी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस मृदभांड की बातें की जा रही हैं। आगे जो है मातृका देखें, मदर गॉडेस की बातें करते हैं। तो मृत्तिका के बारे में देखें कि मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, मृत्तिका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत रोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए और करधनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण है और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की माता देवी की प्रतिमाओं की अलंकारिक विशेषताएं हैं। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है। उनका मुंह ऐसा लगता है कि जिसे चीर कर बनाया गया हो जो है। यहाँ पर मुंह की बातें कर रहा है, नाक की भद्दी बनाई गई हैं और गोल गोल आंखें बनाई गई हैं जो है। तो अगर देखें तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और इसी पाकिस्तान का ये क्षेत्र पाकिस्तान का है और यहाँ पर जो है तक्षशिला की है। तो वहीं पर जो है खासकर जो है ये सिंध नदियाँ हैं, सिंध नदी है और इसी के दोनों तरफ जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर और भी जितने भी हैं यह आप देख सकते हैं। तो है मौर्यकालीन स्थलों का मानचित्र। तो अब हम इसके आगे जो है आज यहीं तक देखेंगे जो है, और अगली क्लास में हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में देखेंगे। तो आज आपकी क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो है वृषभ की यानी कि जो है वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ है। वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको आंसर कमेंट में करके बताना है कि जो वृषभ की विशालकाय मूर्ति है बनाई गई, वो कहाँ से मिली है और किस माध्यम में है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से, और माध्यम क्या है। माध्यम, ये दो चीज़ें आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन उसका माध्यम क्या है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, और स्वस्थ रहिए, अपने को जो है और अपडेट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।